दोस्तों वेलकम टू ISPCS होम। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल पे लेक्चर लेके आऊँगा और 68th BPSC प्रीलिम्स के लिए मैं इन तीनों टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा। तो पहला लेक्चर मैंने कल लिया था हिस्ट्री का, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस पे, यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन, और उसका मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा MCQ हुए फॉर्म में आप लोगों को अगले दिन। पहले आज मैं साइंस का लेक्चर लेके आया हूँ जो कि MCQ के फॉर्म में है और इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा। ये आंसर बताऊंगा और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है, कोई जो भी क्वेश्चन होंगे उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। और मैं इस तीनों टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उनसे आपको जो है 68th BPSC में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहले भी ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और जो भी मैं कराऊंगा उसमें से भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा और बेटर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बायोलॉजी का मैं लेकर आया हूँ कि ये जो बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी है कैसे आया। तो बायोलॉजी टर्म जो है सबसे पहले लमार्क ने दिया था और बायोलॉजी के जो पिता हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, वो अरिस्टोटल को कहा जाता है और जूलॉजी के भी फादर अरिस्टोटल को कहा जाता है और बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, साइंटिफिक नेमिंग है बायोलॉजी में, कैसे कैसे डिवीजन हुआ है तो इसमें मैं बताते जाऊंगा कैसे कैसे हुआ है। आप लोग, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग जो है इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा मैं धीरे पढ़ूंगा ताकि आप लोग आंसर भी दे सके और जो और लास्ट में अपना स्कोर मुझे कमेंट में बताइएगा सब लोग कितना आप लोगों ने को इसमें आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ, मतलब कि जूलॉजी के पढ़ाई को क्या कहते हैं। लिविंग एनिमल्स ओनली की, मतलब कि जिंदा एनिमल के पढ़ाई को सिर्फ जूलॉजी कहते हैं। लिविंग प्लांट्स ओनली, मतलब जो जीवित पेड़ पौधे हैं उसके स्टडी को जूलॉजी कहते हैं, या दोनों लिविंग और डेड एनिमल्स को स्टडी को जूलॉजी कहते हैं, और बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स, मतलब इन या लिविंग और डेड प्लांट्स के स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। तो इसमें आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सी, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। मतलब जूलॉजी के स्टडी में हम एनिमल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। बॉटनी का अगर यहाँ पे होता तो हम प्लांट्स के बारे में उसका ये करते कि ये बॉटनी का प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, फूलों के स्टडी को, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला है फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, पैलिनोलॉजी। तो इसमें जो है इसका आंसर है बी, मतलब कि एंथोलॉजी। और इसमें जो तीन ऑप्शन है, फ्रेनोलॉजी, तो फ्रेनोलॉजी के स्टडी को किसको कहते हैं, फ्रेनोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं, ह्यूमन स्कल के, मतलब कि खोपड़ी के, इंसानी खोपड़ी के जो अध्ययन है उसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं, एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है वो घास के स्टडी को, घास जो है ग्रास के स्टडी को। उसके बाद आप ये पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी किसको कहते हैं, तो पैलिनोलॉजी जो होती है वो पोलन ग्रेन्स जो होता है फ्लावर में, पोलन ग्रेन्स, उसको जो है पैलिनोलॉजी उसके स्टडी को कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि फ्लावर के स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं, फेरेनोलॉजी ह्यूमन स्कल को कहते हैं, एग्रोएस्ट्रोलॉजी ग्रास को कहते हैं। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, मतलब कि कीट पतंग जो होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के स्टडी को क्या कहते हैं, तो इंटोमोलॉजी कहते हैं, इसको इंटोमोलॉजी। और आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस्थियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, माल्कोलॉजी। तो इस्थियोलॉजी किसको कहते हैं, इस्थियोलॉजी फिश के, मतलब मछली के स्टडी को इस्थियोलॉजी कहते हैं। पैरासिटोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है हमको,
पैरासाइट के स्टडी को पैरासिटोलॉजी कहते हैं, और मार्कोलॉजी किसको कहते हैं, मलस्क के स्टडी को कहते हैं। मलस्क जैसे कि ऑक्टोपस वगैरह, उसके स्टडी को मार्कोलॉजी कहते हैं। तो ये आपने तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद कह रहा है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी, तो मतलब कि इंसानी जो जनसंख्या है उसके स्टडी को क्या कहते हैं, ये इंसान को कैसे, उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। तो उसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। इसमें जेनेटिक्स है एक, तो जेनेटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स जो हेरिडिटी वेरिएशन होता है, जैसे हमारे अनुवंशिक जो होती है अनुवंशिकता, उसके बारे में जो बताता है उसको जेनेटिक्स कहते हैं। और वायरोलॉजी, तो जो वायरस के बारे में हमें बताता है, वायरस के स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट में जो है, जो पर्यावरण में जो इंटर रिलेशन है, एक दूसरे का जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का, उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पूछ रहा है अंडर पैलियोबॉटनी वन स्टडीज, इसमें पूछा जा रहा है कि पैलियोबॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो पैलियोबॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन है फॉसिल ऑफ एनिमल्स, फंगाई, अलगी, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा होगा पैलियोबॉटनी में। तो पैलियोबॉटनी में एनिमल की नहीं करते हैं, सबसे बॉटनी जब जहाँ पे आ गया तो वो हो गया आपको क्या नाम है, प्लांट्स। इसमें प्लांट्स पे कहीं नहीं है, तो पैलियोबॉटनी हम प्लांट के फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको पैलियोबॉटनी का स्टडी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स इज नोन एज, मतलब सिल्क वॉर्म के रेयरिंग को क्या कहते हैं, मतलब सिल्क वॉर्म के कल्टीवेशन को नहीं, मतलब उसको जो हम लोग पालते हैं सिल्क वॉर्म, उसके बारे में उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म को सेरीकल्चर कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर जो है बीज अब जान रहे हैं, मधुमक्खी, उसके जो है रेयरिंग को, उसके पालन को कहते हैं एपीकल्चर। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हमको स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर, मतलब फल और फ्लावर के जो स्टडी को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर, तो यहाँ पे फ्लोरिकल्चर भी क्या है कि वो कल्चर है, तो ये जो है से फूलों वगैरह के कल्चर उगाने को हम लोग फ्लोरिकल्चर ही कहते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हनी बीज आर यूज्ड इन, अभी मैंने बताया है हनी बीज को जो है उसको क्या कहते हैं, तो हनी बीज को जो है एपीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे सेरीकल्चर मैंने पहले ही बता दिया, सिल्क वॉर्म को कहते हैं। तो उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू, मतलब लेक्सिकोग्राफी किससे संबंध रखता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, सीक्रेट ऑफ हैंडराइटिंग, टीचिंग ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। इसका जवाब आप लोग खुद से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सबसे पहले लेक्सिकोग्राफी किसको कहते हैं, तो कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी को लेक्सोग्राफी कहते हैं, मतलब जो डिक्शनरी के कंपाइल करते हैं उसको लेक्सोग्राफी कहते हैं, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी को। अगला क्वेश्चन है द स्टडी related to the plants being used as a vegetable is called, मतलब कि उस चीज का अध्ययन जहाँ पे प्लांट का अध्ययन किया जाए लेकिन सब्जियों के तौर पे सब्जी के कैसे उसको सब्जी के तौर पे स्टडी जब किया जाता है प्लांट का, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ओलेरीकल्चर। यहाँ पे आपने फ्लोरिकल्चर मैंने पहले ही बता दिया, पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर बता दिया है, पोमोलॉजी है, तो पोमोलॉजी जो है फ्रूट के इसको कहते हैं पोमोलॉजी स्टडी को। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटीकल्चर। अब विटीकल्चर जो है उससे क्या चीज हम उत्पादन करते हैं, विटीकल्चर से क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो विटीकल्चर से जो हम लोग ग्रेप्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अंगूर प्रोड्यूस करते हैं विटीकल्चर से। तो ये विटीकल्चर हो गया। उसके बाद है व्हाट इज वर्मीकल्चर, ये वर्मीकल्चर क्या होता है, तो वर्मीकल्चर है कि द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, द साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, द साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस, द साइंस ऑफ किलिंग वॉर्म्स, मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें हम वॉर्म्स पालते हैं
ऐसा विज्ञान जिसमें हम एनिमल के बारे जानवर के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा विज्ञान जहाँ मछली के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा विज्ञान जहाँ वर्म्स को मारा जाता है। तो इसका आंसर है ए, द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, वर्मी कल्चर होता है। और दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद, द वर्मी कल्चर, इन वर्मी कल्चर द वर्म यूज्ड इज, मतलब वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म जो है, कौन सा वर्म यूज होता है वर्मी कल्चर में, तो इसका आंसर है अर्थवर्म, डी, अर्थवर्म यूज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, जेनेटिक्स डील्स विद, मतलब अभी मैंने कुछ देर पहले आपको जेनेटिक्स की बताया है कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स किससे रिलेटेड है, मेंडल्स लॉ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डीएनए स्ट्रक्चर, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन इसका आंसर है। जेनेटिक हेरिडिटी एंड वेरिएशन से डील करता है। 14वां क्वेश्चन आपको आता है, द स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जेरेंटोलॉजी किससे संबंध रखता है, किस चीज के अध्ययन से जेरेंटोलॉजी संबंध रखता है, चाइल्ड से, बच्चों से, फीमेल से, औरत से, डिजीज ऑफ स्किन, मतलब चमड़े की बीमारी से, या बुढ़ापे से, ओल्ड एज से। तो इसका आंसर है डी, ओल्ड एज। तो द स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी किससे संबंध रखता है, ओल्ड एज से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको है, पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, पेडोलॉजी किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेयर, सॉइल, पॉल्यूटेंट्स, सीड्स। तो इसमें पेडोलॉजी जो है वो सॉइल से रिलेटेड है, मतलब मृदा से रिलेटेड है, मिट्टी से पेडोलॉजी जो है संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है हमको, स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस के किस ब्रांच के अंदर हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। तो हड्डियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। इसमें आंसर जो है ऑस्टियोलॉजी इसका आंसर है। इसमें और भी 3 ऑप्शन है, जैसे ओरोलॉजी, सेरोलॉजी और जियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ओरोलॉजी क्या है, तो माउंटेन को स्टडी को, माउंटेन जो होता है उसके स्टडी को ओरोलॉजी कहते हैं, मतलब पहाड़ के स्टडी को ओरोलॉजी कहते हैं। सेरोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं, तो सेरोलॉजी जो है सेरम के स्टडी को कहते हैं। और उसके बाद जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी जो है पृथ्वी के अंदर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी का अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज, मतलब कि सांप के पढ़ाई को क्या कहते हैं, सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इस्थियोलॉजी। तो इसका आंसर है सबसे पहला ए, सर्पेंटोलॉजी जो है सांप के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। और इसमें जो है बी, ऑर्निथोलॉजी, ये चिड़िया, बर्ड्स के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं हम लोग, बर्ड्स के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी। हर्पिटोलॉजी उसको कहते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के स्टडी को और हर्पिटोलॉजी कहते हैं। एम्फीबियंस क्या होता है, वो उभयचर हिंदी में मेरे ख्याल से कहते हैं उसको, जो जमीन और पानी दोनों पे रह सके उसको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, उसके स्टडी को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। इस्थियोलॉजी मैंने पहले ही बताया है, मछली के स्टडी को, मछली के अध्ययन को इस्थियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ग्राफ्टिंग प्लांट्स, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, सॉइल कंजर्वेशन। मतलब ऐसा हाइड्रोपोनिक्स जिसको कहते हैं कि पेड़ लगाना बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के पेड़ लगाना, ग्राफ्टिंग प्लांट करना, सब्जियों के स्टडी को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, या सॉइल कंजर्वेशन को, मिट्टी के वो जो बचाने का कार्य करते हैं उसको कहते हैं। तो इसका आंसर है ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, मतलब बिना मिट्टी के जब हम पेड़ उगाते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बिना मिट्टी के जो भी पेड़ उगाते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये था आपका बायो का सेक्शन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का सेक्शन है। तो केमिस्ट्री जो है
उसके पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे और जो भी उससे रिलेटेड सवाल होगा वो मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक से, और एक्सप्लेन भी करूंगा आपको जहां जहां पे लगेगा मुझे कि एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। मतलब कि मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, सीवी रमन। तो इन चारों में कौन है जिसको मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है? तो आंसर है इसका लेवोजियर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पॉजिटिव चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम के मध्य में, सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या बुलाया जाता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, तो इन तीनों में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि तीन चीज होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इन सबको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है एटम का, जो सेंटर है। सेंटर कौन सा है? तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट न्यूक्लियस है, इसका आंसर डी। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। तो अभी मैंने बताया कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का जो है कौन कौन सा पार्ट बना के न्यूक्लियस बनता है एक एटम का। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। से न्यूक्लियस के अंदर दो होता है, दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, न्यूक्लियस को बनाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम। इनमें से कौन एटम का पार्ट नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो हमने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन पार्ट है, चक्कर लगाता है न्यूक्लियस का, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और फोटोन जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, ये सन के रेस से आता है फोटोन एनर्जी, तो ये न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। मैं कुछ चीजों को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको दिमाग में ये चीज घुस जाए और भूले नहीं। अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, मतलब कि एटम जो है सिंगल टाइप, किस कौन सा एटम सिंगल टाइप होता है? तो कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, नेटिव एलिमेंट्स, नन ऑफ द अबव। तो जो एटम सिर्फ एक एटम है वो कैसे होगा? तो कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ मिनरल है, मिक्सचर ऑफ मिनरल है, नेटिव एलिमेंट्स है। तो इसका आंसर है सी, नेटिव एलिमेंट। नेटिव एलिमेंट जो होता है वो सिंगल टाइप एटम कंसिस्ट करता है। कंपाउंड जो होता है वो दो से ज्यादा ये एटम दो या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट करता है, रखता है अपने अंदर। उसे दो और दो से ज्यादा एटम को मिलाकर बनाते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। और नेटिव एलिमेंट जो है हमेशा सिंगल एटम से बना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। एटॉमिक न्यूक्लियस ने किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस जो है एक एटम में पाया जाता है, बहुत ही डेंस पार्ट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टाइन, थॉमसन। तो इसको जो है डिस्कवर का जो श्रेय जाता है, डिस्कवरी का, उसको जाता है रदरफोर्ड को। इसको डिस्कवर जो किया था रदरफोर्ड ने 1911 में इसको एटम को न्यूक्लियस को, एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? तो हमने इस पे ऑप्शन है थॉमसन, जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। तो इसमें जो आंसर है वो है चैडविक। चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था
वो किया था जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था वो किया था गोल्डस्टीन ने। ये तीनों आपको हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। इनमें से कौन एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, कौन सा ऐसा नहीं है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो कौन नहीं है? तो न्यूट्रॉन है, हम जानते हैं, प्रोटॉन भी है, हमें पता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी है, ये हमें पता है। तो तीन जो है ये एटम का मेन पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ड्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रॉन जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ड्यूट्रॉन। विच वन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इसमें क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है, तो मूल पार्टिकल कौन सा है? तो इसमें मूल पार्टिकल जो है, तत्व है, वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन या क्वार्क। तो इसका आंसर है क्वार्क। मूल पार्टिकल कौन सा है? तो क्वार्क है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। इनमें से कौन ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नन। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे जो है कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन। तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है, द अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिवली चार्जेस, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा बीटा गामा आपने पढ़ा होगा, रेडियोएक्टिव पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल जो है दो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, उसका मास जो है किसके बराबर है? तो उसका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसका मास किसके बराबर हो जाएगा? कितना करेंगे कि हमारा एक अल्फा पार्टिकल बन जाएगा? तो ऑप्शन ए है 2 प्रोटॉन्स। उसके बाद है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम, सम ऑफ masses of 2 positive positrons and 2 neutrons, या 2 positrons। तो इसका आंसर है बी, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम। तो अल्फा पार्टिकल जो है, ये जो है अल्फा पार्टिकल दो हीलियम के एटम के बराबर वो कैरी करता है 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मास जो है हीलियम के एटम के बराबर जो है अल्फा पार्टिकल का मास जो है। तो अल्फा पार्टिकल कैरी कितना है? +2 पॉजिटिव चार्ज करता है कैरी, और इसका क्या मास कितना है? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज। वही क्वेश्चन है, मतलब कि अल्फा पार्टिकल कितना एटम का कितना मास है? तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम है। हीलियम का कितना भाई, न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियस उसका मास क्या होता है न्यूक्लियस का, हीलियम के न्यूक्लियस का? ओनली 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें जो आंसर सही है वो है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जो है वो कितना क्या क्या कैरी करता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्टेन न्यूट्रॉन्स। इसमें से कौन ऐसा तत्व है जो न्यूट्रॉन नहीं कैरी करता है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर। तो ऑक्सीजन कैरी करता है, हमें पता है। उसके बाद नाइट्रोजन भी कैरी करता है, कॉपर भी कैरी करता है। इसमें हाइड्रोजन नहीं कैरी करता है, हाइड्रोजन जो है नहीं कैरी करता है। हाइड्रोजन प्रोटियम 1H1, उसमें कोई ये नहीं होता न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है। पहला प्रोटियम, प्रोटियम में एक कुछ भी नहीं होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज एन नेगेटिव चार्ज। इसमें से कौन ऐसा है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है? एक्सरे, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज। तो हम देखते हैं कि अल्फा जो है पहले ही देख चुके हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और गामा जो है वो फोटोन करता है, वो चार्ज पार्टिकल कैरी नहीं करता है। तो इसमें निगेटिवली चार्ज जो कैरी करता है वो है बीटा पार्टिकल। तो इसका आंसर है बीटा पार्टिकल। इन एन एटम
द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, मतलब कि एटम में जब हम फिल करते हैं जो क्या नाम है 1s 2s करके जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते होंगे, तो उसको ऑर्बिटल को जो फिल करते हैं तो उसका फिलिंग का जो है किससे हम संबंध है वो कौन दिया था, इसका प्रिंसिपल जो है तो वाव प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हुंड्स रूल या नन। तो इसमें जो आंसर है वो है वाव प्रिंसिपल। वाव प्रिंसिपल के तहत हम जो है एटम का ऑर्बिटल को फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। The atom in which the number of protons same but the number of neutron is different are known as, ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे या आइसोटोप्स कहेंगे? तो आप बताएं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आइसोटोप्स, जिसमें जो है प्रोटॉन की संख्या सेम हो और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो तो उसको कहते हैं क्या? आइसोटोप्स। तो इसका आंसर आइसोटोप्स हो जाएगा। उसके बाद हमको है रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी जो है किससे मेजर किया जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर, गीजर काउंटर, सिज्मोमीटर या अमीटर? तो हाइड्रोमीटर तो हम करते नहीं है, हाइड्रोमीटर वाटर वाले इसके लिए यूज होता है। सिज्मोमीटर आपको पता है वो अर्थक्वेक के लिए यूज होता है। अमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होता है। तो इसमें जो है गीजर काउंटर जो है हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, बोर, बैकरेल या मैडम क्यूरी? इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार बीपीएससी भी पूछ चुका है। तो आप इसको देख लेंगे। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड किया था, बोर किया था, बैकरेल किया था या मैडम क्यूरी की थी? तो इसका जो आंसर है वो है बैकरेल। बैकरेल एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने 1896 में रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का आज का क्वेश्चन, जो मैंने इस चैप्टर से पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको और एक्सप्लेन भी कर दिया है जो भी क्वेश्चन जहां से भी बन सकता था। तो इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन अगर कहीं छूट रहा हो तो आप देख लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं फिजिक्स की तरफ। तो पहले हम जानते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स जो है, हम पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट पे जानेंगे कि क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट जो है इसमें जो है 7 फंडामेंटल यूनिट है। हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में 7 फंडामेंटल यूनिट है। पहला है लेंथ, जिसका जो है से यूनिट होता है मीटर और उसका एब्रिविएशन होता है, उसका सिंबल है एम है। उसके बाद मास है दूसरा फंडामेंटल यूनिट, उसका किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम है उसका सेकंड होता है, एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर, उसका एसआई यूनिट केल्विन होता है और उसको के से डिनोट करते हैं। उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी होता है, उसका जो है कैंडेला होता है, उसको सीडी से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, उसको अमीटर, उसको ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल होता है, उसको मोल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट आपको। तो ये सारे 7 फंडामेंटल यूनिट हैं जो सब ने ये किया था कि एक डिसाइड हुआ कि ये फंडामेंटल यूनिट हो गया और इसी पे सारे जो भी यूनिट है इसके बाद वो ड्राइव यूनिट है, इसी से ड्राइव किए गए हैं, इसलिए उसको ड्राइव यूनिट कहते हैं। और बाकी ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट है। हम देखेंगे आगे कि क्या क्या यूनिट में जो है से क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से, इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट। तो उसमें फोर्स नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें फंडामेंटल यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है अमीटर, तो ये फंडामेंटल यूनिट है। तो उसके बाद है इसमें अगला क्वेश्चन था यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर जो है किसका यूनिट है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिट ऑफ पावर इज हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूट्रॉन। तो पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट वाट होता है। आंसर सी, वाट।
और हर्ट्ज हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का यूनिट क्या है, बल का यूनिट क्या है? फैराडे, वोल्ट, न्यूटन, फर्मी। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? तो यूनिट ऑफ फोर्स जो है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, और फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, ऑप्शन सी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ वर्क जूल है, न्यूट्रॉन है, वाट है, डाइन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो जूल है। तो वर्क और एनर्जी दोनों का जो यूनिट है वो जूल ही होता है, और ऐसा यूनिट जो होता है वर्क का वो न्यूटन मीटर होता है। वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है, और ये जो है उसको जूल भी कहते हैं। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है और उसको जूल कहते हैं। तो ये हो गया वर्क का यूनिट। अगला है फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, अभी मैंने इसको बताया पहले क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर करते हैं, हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन या जूल। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं हर्ट्ज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसका यूनिट है? तो ओम मीटर जो है रेजिस्टिविटी का यूनिट है। ओम मीटर जो है सही रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। उसके बाद है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो हम देखते हैं कि लाइट ईयर डिस्टेंस का है, टाइम का है, स्पीड ऑफ लाइट का है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है। तो लाइट ईयर जो है वो इसका आंसर है डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का है, वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है लाइट ईयर से हम लोग मेजर करते हैं। तो और एक लाइट ईयर जो कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक लाइट ईयर जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर एक लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर किसका है? तो डिस्टेंस का है। इसमें पूछ रहा है हमको, लाइट ईयर इज द ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट, ऐसा साल जिसमें सबसे ज्यादा सनलाइट हो। ईयर इन विच वर्कलोड वाज वेरी लाइट, ऐसा साल, ईयर यहाँ पे लिखा गया, ये ईयर होगा, वाई ईयर। ऐसा साल जिसमें काफी ज्यादा वर्कलोड जो है बहुत हल्का हो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब लाइट जो है एक साल में जितना डिस्टेंस चलती है, ट्रेवल करती है वो। या फिर मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, मतलब कि अर्थ और सन की दूरी, सूरज और पृथ्वी की दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अभी मैंने बताया कि लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट होता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, अ पार्सेक, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू, मतलब कि पार्सेक जो है वो डिस्टेंस का, ये भी पार्सेक भी डिस्टेंस का यूनिट है। तो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए पार्सेक का यूज करते हैं। तो कितने लाइट ईयर के बराबर होता है एक पार्सेक? तो एक पार्सेक जो है, पहले तो हम जान लें कि एक पार्सेक जो है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 10 कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और एक लाइट ईयर जो है अभी मैंने बताया आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो एक पार्सेक जो है वो हो जाता है 3.25 लाइट ईयर। ये एक पार्सेक इतना होता है। तो इसका आंसर है 3.25 लाइट ईयर। अभी मैंने बताया पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक किसका यूनिट है? तो डिस्टेंस, टाइम, लाइट इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फोर्स। मैं हर तरह से आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि हर कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपका ये कवर हो जाए। तो इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसका आंसर डिस्टेंस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, तो एम्पियर किसका यूनिट है? तो आप बताएंगे कि एम्पियर जो है किसका यूनिट है, मुझे बताइए। वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक करंट का, रेजिस्टेंस का या पावर का? तो आपको पता है कि एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, हमें पता है यहाँ पर टी छूट गया है। तो मेगावाट जो है, वाट जो है पावर का यूनिट है, तो मेगावाट जो है वाट ही है, उसको मेगा लगा दिए। तो मेगावाट जो है वो 10⁻6 कर देंगे तो मेगा हो जाता है। तो मेगावाट जो है पावर का वो कौन सा
पावर होता है, मतलब कि वो जनरेटेड है या जो उत्पन्न होता है वो है, कंज्यूम्ड है, जो हमने खर्च कर दिया वो है, या सेव है वो है, या लॉस्ट इन ट्रांसमिशन, जो जब पावर जाता है बीच में जो लॉस होता है जो भी पावर, तो वो है। तो मेगावाट जो है वो जनरेटेड है। इसका आंसर ए है, मेगावाट जो है जनरेटेड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉट्स। यहाँ पे वाट्स है, हाउ मेनी वाट, वॉट्स है नहीं है, ये वाट है, ये वाट है, वॉट्स नहीं है, ये वाट है। तो हाउ मेनी वाट यहाँ पे आर देयर इन हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट, 1000 वाट होता है, 750 वाट होता है, 746 वाट होता है, या 748 वाट होता है। तो इसका आंसर है 746 वाट। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। एक वाट क्या होता है, एक वाट होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट होता है। पावर जो है, जो पावर हम जानते हैं कि क्या होता है, पावर जो है वो रेट ऑफ वर्क डन, इसको पावर कहते हैं। तो एक हॉर्स पावर कितने पावर वाट के बराबर है, वो 748 के बराबर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज द वेवलेंथ इज द यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, एंगस्ट्रॉम से क्या चीज हम लोग नापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम जो है वेवलेंथ का है, फ्रीक्वेंसी का है, एनर्जी का है, या वेलोसिटी का है। तो इसका आंसर है ए, वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम से हम लोग वेवलेंथ मानते हैं, नापते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम। अब आइए अगला क्वेश्चन है, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। मतलब कि जूल जैसे एनर्जी, अभी मैंने बताया है कि जूल जो है एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट होता है। तो जैसे एनर्जी से जूल रिलेटेड है, जैसे एनर्जी का यूनिट जूल है, तो पास्कल का यूनिट क्या होगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मास है, प्रेशर है, डेंसिटी है, प्योरिटी है, मतलब पास्कल किसका यूनिट होगा, मास का होगा, प्रेशर का होगा, डेंसिटी का होगा, या प्योरिटी का होगा। तो इसका आंसर है प्रेशर। आंसर प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल है। इसका 15 क्वेश्चन का आंसर है बी, पास्कल। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। इसमें कौन ऐसा जो है हीट का यूनिट नहीं है, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट। तो हमको पता है हीट जो है वो एक तरह का एनर्जी ही है। तो कैलोरी जो है एनर्जी में नापा जाता है, तो कैलोरी है, किलो कैलोरी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो कैलोरी हो जाएगा। किलो जूल, जूल भी एनर्जी का यूनिट है, तो ये भी हीट का यूनिट है। वाट जो है वो हमें पता है कि वो पावर का यूनिट है, तो इसमें वाट जो है वो नहीं होगा, वाट जो है पावर का है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होगा, बार, नॉट, जूल, या फिर ओम। इन सब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट कौन सा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कि बार में नापा जाता है। तो और एक बार बराबर होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो इसका जो यूनिट है वो बार है, इसका आंसर। उसके बाद जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इनमें से कौन ऐसा है जिसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा ऐसा स्ट्रेस है, फोर्स है, स्ट्रेन है, या प्रेशर है। तो ऐसा कौन सा है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इसमें जो है वो नहीं होता है, वो होता है आंसर सी, स्ट्रेन का। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक बैरल जो होता है तेल का, एक बैरल वो कितने लीटर के बराबर होता है। एक बैरल अगर हम तेल लेते हैं तो कितने लीटर के बराबर होता है। तो इसमें जब हम देखेंगे कि 131 लीटर, ये 1509, 179 या 201 लीटर। तो इसमें से कोई आंसर नहीं है, क्योंकि 1509 जो है यहाँ पे 1509 की जगह अगर 159 रहता तो हो जाता। एक बैरल जो है 159 के बराबर होता है, 1509 के नहीं। तो यहाँ पे कोई भी आंसर जो है कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका आंसर होगा 159। 159
के लीटर के बराबर 1 बैरल ऑयल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, मतलब कि लेंथ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, लंबाई जो नापने के लिए सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है या फर्मीमीटर है। इन चारों में कौन सा ऑप्शन है, तो इन चारों में जो ऑप्शन है वो है फर्मीमीटर। लेंथ का जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फर्मीमीटर। माइक्रोन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर 1 माइक्रोन बराबर होता है। उसके बाद नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर। और उसके बाद मैंने बताया आपको कि एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। और फर्मीमीटर जो है ये 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे छोटा यूनिट जो है वो फर्मीमीटर है। उसके बाद हमको अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक में हम क्या मेजर करते हैं, तो ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि क्यूसेक जो है वो क्या मेजर किया जाता है, प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसका आंसर है कि फ्लो ऑफ वाटर, सी जो है वो आंसर हो जाएगा। ये फ्लो ऑफ वाटर जो है हम क्यूसेक से मेजर करते हैं वो, तो इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद हमको अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। मतलब ओजोन लेयर जो परत है हमारे एटमोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई को नापने के लिए कौन सा चीज हम यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, डॉप्सन यूज करते हैं, पॉइस यूज करते हैं या फिर मैक्सवेल यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको 22 का जो आंसर है वो है डॉप्सन। ओजोन लेयर के थिकनेस को हम किससे मेजर करते हैं, वो होता है डॉप्सन से मेजर करते हैं। तो ये था दोस्तों आज आप लोगों का इस चैप्टर से फिजिक्स का सारा क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन फिजिक्स का था। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो भी इस टॉपिक से बन सकता था, इन तीनों टॉपिक से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से, वो मैंने करा दिए इन तीनों से। और मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इसका पीडीएफ। और ये था दोस्तों आज का लेक्चर। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, और आगे भी कंटिन्यू मैं सारे लेक्चर बनाता रहूँगा, हिस्ट्री का भी, और वो क्या नाम है बिहार स्पेशल और साइंस का। और मुझे टाइम मिलेगा तो 68 बीपीएससी तक आप लोगों को करंट अफेयर्स, और फिर उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैथमेटिक्स और पॉलिटी भी मैं करा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।